आज हम डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें हम वैसे पढ़ा रहे हैं कि हर थ्योरी को डिक्टेट करके लिखाएंगे। मतलब आप जब ये वीडियो देखिए तो आपके सामने पेन और कॉपी होना चाहिए, नोट साथ साथ बनाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वीडियो को बस वेब सीरीज की तरह देख लिए और हो गया। पेन चलेगा तभी आप सीखेंगे, इसलिए वीडियो देखते हुए कॉपी और पेन खोल के देखना है और जो भी हम बोले उसको नोट करना है। जो सवाल देंगे बनाना है जैसे क्लास में करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिफ्रैक्शन, पहले डिफ्रैक्शन की बात करें। डिफ्रैक्शन क्या है? तो एक्चुअली होता यह है कि जब किसी लाइट को किसी ऑब्स्टेकल के किनारे से पास कराते हैं तो मुड़ जाता है। तो लाइट के इस मुड़ने की जो घटना है इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए एक कार्डबोर्ड है और इसके अंदर एक डी थिकनेस का एक स्लिट बना दिए, ये ऐसा कुछ है। डी थिकनेस का एक स्लिट बना दिए ये। अब यहां से जब लाइट ऐसे चला तो ये अपने पाथ से ऐसे मुड़ गया, ये अपने पाथ से ऐसे मुड़ गया। इसी घटना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। लिखेंगे व्हेन, इस बात को लिख लिया जाए कि व्हेन लाइट passes through the edge of an obstacle, then it's bend. Then it bend. Sorry. Then it bend, है ना, bend. The phenomena of bending, the phenomena of bending of light is called diffraction of light. Diffraction of light. सही है? The phenomena of bending is called diffraction of light. तो ये तो बात हुआ डिफ्रैक्शन का। फिगर थोड़ा और अच्छा से बना दें हम, है ना। जैसे एक इस तरह का कोई स्लीट है और यहां से लाइट पास किया तो ये क्या होगा? मुड़ जाएगा। यहां से लाइट पास की, ये क्या हुआ? मुड़ गया। ऐसा क्यों हुआ इस पर आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। जैसे देखिए, इसी घटना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वो ये रहा है कि जैसे सपोज करो कि यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, तो इस पोजीशन पे अगर हम इस पोजीशन पर हम अगर एक वेव फ्रंट बनाएं तो यहां पर इस वेव फ्रंट पे लाइव होने वाला हर एक पार्टिकल क्या होगा? अपने आप में एक सोर्स होगा। जैसे इस पैरेलल बीम का ये एक वेव फ्रंट हो सकता है ना, स्लिट, ये बोर्ड है। अब बोर्ड में हम एक क्या किए हैं? पतला सा स्लिट बना दिए, मैंने होल जैसा बना दिए, और इस होल के एलोंग आप देखिए यहां पर इस लाइट का वेव फ्रंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है?
आपको पता है कि वेव फ्रंट हमेशा लाइट बीम के परपेंडिकुलर होता है, ये भी वेव फ्रंट हुआ, ये भी वेव फ्रंट हुआ, उसी तरह से यहां भी हम वेव फ्रंट बना सकते हैं। और हम हाइजन प्रिंसिपल में ये बताए थे कि जो वेव फ्रंट पर जो पार्टिकल स्लाइड कर रहा है वो भी अपने आप में एक सोर्स ऑफ लाइट है, यानी ये सब अपने आप में लाइट का सोर्स है। तो इसका भी अपना वेव फ्रंट होगा, इस तरह का वेव फ्रंट होगा, इस लाइट का भी अपना वेव फ्रंट होगा, इस लाइट का भी अपना वेव फ्रंट होगा। जितना भी हम सोर्स बना सकते हैं सब सोर्स का अपना वेव फ्रंट होगा। और यहां से लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर इस तरह से कैसे भी निकल सकता है ना, ये भी इस तरह से निकल सकता है, ये भी ऐसे जा सकता है, चारों तरफ लाइट यहां से जा सकता है। लेकिन इसी का स्टडी करना है तो इसके लिए डिफ्रैक्शन दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एक है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। हमारे सिलेबस में केवल फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, उसी पर हम बात करेंगे, लेकिन लिखते दोनों हैं पहले। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। एक में लिखेंगे फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट का जो सोर्स है वो सोर्स और स्क्रीन के बीच में, स्क्रीन यानी जहां पर हम डिफ्रैक्शन का पैटर्न ऑब्जर्व करने वाले हैं वो स्क्रीन, सोर्स और स्क्रीन के बीच में अगर फाइनाइट डिस्टेंस है तो ऐसे डिफ्रैक्शन को हम बोलेंगे फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। ठीक है ना, जो जो बात हम बोल रहे हैं उसको लिखते भी चलना है, हम डिक्टेट करते चलेंगे ना। जैसे देखिए ये अपना एक कार्डबोर्ड ले लिए, इस कार्डबोर्ड में एक स्लिट बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर सपोज थोड़ा बड़ा स्लिट बनाते हैं, ऐसे है बहुत छोटा लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। स्लिट आप सोचिए कि बहुत पतला माइन्यूट सा स्लिट है, लेकिन बोर्ड पे इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, बड़ा करके दिखा रहे हैं ना। अगर सोर्स कुछ ऐसा है, ऐसा सोर्स ना, ऐसा कोई सोर्स है तो इसका ऐसा वेव फ्रंट होगा। तो यहां पर जो पार्टिकल्स, ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा यहां पर, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पर जो पार्टिकल्स लाइज कर रहा है वो अपने आप में सोर्स है। फिर इससे अपना चारों तरफ लाइट निकल रहा होगा, और ये हमारा स्क्रीन है। तो सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर फाइनाइट है तो इस डिफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे इन दिस डिफ्रैक्शन, इन दिस डिफ्रैक्शन source of light and screen are at finite distance, are at finite distance, है ना। एक फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स और स्क्रीन है, और यहां जो हम डिफ्रैक्शन देख रहे हैं वो फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन है। इसके बाद दूसरा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो उस पर हम लोग आ जाते हैं। फ्राउनहोफर में क्या है? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्लिट पे इंसिडेंट करता है और फिर वो बेंड करके डिफ्रैक्शन होता है। मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है ना। तो लिखेंगे इन दिस डिफ्रैक्शन, इन दिस डिफ्रैक्शन पैरेलल बीम
of light incident on slit and diffracted and diffracted, ठीक है ना? that is in this diffraction source and a screen are at infinite distance from each other. ठीक है, इसको समझाते हैं कैसे ये हो रहा है। बस समझना यही है बेसिक बात की फ्रेस्नेल्स में सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे है और फ्राउनहोफर में सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब इसको आगे देखा जाए, जो हम लोग को पढ़ना है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन at single slit, Fraunhofer diffraction at single slit, Fraunhofer diffraction at single slit। ठीक है, एक ऐसा कार्डबोर्ड, एक ऐसा कार्डबोर्ड बनाते हैं और इस पर जो है इस तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है ना, थोड़ा और कार्डबोर्ड को बड़ा कर दिया, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट कर रहा है और ये स्क्रीन है, यहां पर ये स्क्रीन है। ठीक है, मतलब ये अपने आप में एक वेव फ्रंट हुआ, जो डॉट लाइन से हम दिखा रहे हैं, ये क्या वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल हम बनाए, ये सब पार्टिकल अपने आप में एक सोर्स है। देखिए, हम 4 पॉइंट जानबूझ के बनाए हैं, थोड़ा कुछ समझाना चाह रहे हैं इसलिए। अब यहां से हर एक पॉइंट से चारों तरफ लाइट जा रहा हो, ठीक है। एक लाइट जो बिल्कुल ये मिड पॉइंट है इसका, यहां से सीधा चला गया यहां, इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं, सेंट्रल पॉइंट स्क्रीन पे। इस स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट पी है ये, और यहां से ऐसे लाइट जा रहा होगा, यहां से भी जा रहा होगा ना, ऐसे लाइट मुड़ा, मतलब हम केवल एक लाइट रे दिखा रहे हैं, ऐसा बहुत सारा लाइट रे होगा जो यहां से निकल रहा होगा। ये स्क्रीन पे जाएगा, स्क्रीन पे कोई पॉइंट हम पी ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ये कहां से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा होगा, तो स्क्रीन और सोर्स के बीच का दूरी इन्फिनाइट हुआ कि नहीं हुआ। अब आप सोचिए यहां पर का इंटेंसिटी क्या होगा, सी पॉइंट पर का इंटेंसिटी अगर बात करें, पहले हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। सी मतलब कौन सा, सी क्या है लिख देते हैं, सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे ये सेंट्रल पॉइंट है, सही है जी। अब सी पॉइंट के लिए बात करिए, हम यहां पर एक ये पॉइंट अलग कलर से दिखा देते हैं जो आपको ज्यादा पता चले, ये पॉइंट को ए मान लेते रहे यार, ये ए है और ये पॉइंट बी है,
है ना। और ये एकदम बीच वाले पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ओ, इसको मानते हैं A1 और इसको मानते हैं B1। देखिए ए के ठीक नीचे A1 और बी के ठीक ऊपर B1। अब सोचो ओ से अगर यहां से जो लाइट चल रहा है या ए से चले या बी से चले या A1 से चले या B1 से चले, चार एग्जाम्पल के लिए चार सोर्स हम यहां पर दिखा दिए, ए बी A1 B1 और O, दिख रहा है सबको। अब देखिए ए से कोई लाइट चल के सी पे आए या बी से कोई लाइट चल के सी पे आए, आइडेंटिकल डिस्टेंस चलना पड़ा कि नहीं चलना पड़ा? तो आप देखो कोई भी लाइट, जैसे हम इसको अलग से दिखा ही दे रहे हैं, ये सामने हमारा स्क्रीन है, ये पॉइंट हम लोग ए बनाए थे और ये पॉइंट को बी बनाए थे और ये बीच में ओ था। ए से चल के जाए इस पे सी पे या बी से चल के जाए सी पे, ये दोनों को आइडेंटिकल पाथ चलना पड़ा कि नहीं चलना पड़ा? छोड़ दीजिए, आप A1 से चलाइए या B1 से चलाइए, इसको भी जो A1 से चल के C पे गया और जो B1 से चल के C पे गया, सबको आइडेंटिकल रास्ता चलना पड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि ऊपर O के ऊपर जितना पॉइंट है वहां से चलने वाला लाइट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे जितना सोर्स है वहां से चलने वाला लाइट को सी पे पहुंचते हुए इक्वल दूरी तय करना पड़ रहा है, यानी पाथ डिफरेंस 0 है। हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं फॉर द लाइट कमिंग फ्रॉम A or A1, A or A1, for the light coming from A or A1 or and cross and from its corresponding point points B and B1, B or B1, B or B1 travel equal path to reach at C, है ना, reach at C. So path difference डेल्टा x बराबर, थोड़ा इसको छोटा कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस डेल्टा x बराबर, चलिए A से चला C तक, AC माइनस BC करें, ये भी 0 हुआ, और डेल्टा x बराबर A1C माइनस B1C करें, ये भी 0 हुआ। माने अगर एक से लाइट ले रहे हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट B को माने, A1 से ले रहे हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग B1 पे माने। तो सिमेट्रिकली देखते हुए माने हम O के ऊपर जो पॉइंट्स है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग O के नीचे वाले पॉइंट्स से मिला रहे हैं, तो सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है पाथ, और पाथ डिफरेंस क्या हो जा रहा है 0। तो पाथ डिफरेंस 0 आने का मतलब हुआ कि C पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा
और सी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 0, दैट इज, इधर लिख रहे हैं, दैट इज एट सी इंटरफेरेंस, एट सी, that is at C, interference is constructive and we get maxima at C, ठीक है ना। this maxima is called central maxima, this maxima is called central maxima। यानी जब भी हम डिफ्रैक्शन दिखाएंगे तो ठीक जो स्क्रीन के मिड में है, सिमेट्रिकली बिल्कुल मिड में जो पॉइंट है, वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है जी। नोट कर लीजिए एक बार आप इसको। ओके, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं अब एक और पॉइंट ले रहे हैं यहां पर समझने के लिए। तो फिगर ये सामने स्क्रीन है और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आया, अब यहां पर एक हम लोग ए पॉइंट मान लिए हैं और यहां पर बी पॉइंट मान लिए हैं और ये बीच में ओ है, सही है। ये स्लीट का जो विड्थ है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए लिखते चल रहे हैं यहां पर, इधर से लिखते हैं। ए क्या है, ए है विड्थ ऑफ स्लीट। अब कोई पॉइंट हम पी लेते हैं स्क्रीन पे, अब पी पॉइंट पे यहां से भी लाइट जा रहा होगा, यहां से भी लाइट जा रहा होगा, यहां से भी लाइट जा रहा होगा, है ना। कोई पॉइंट पी ले लिए कहीं पर भी, सपोज करो कि ये एंगल थीटा बना रहा है। कितना एंगल बनाया, थीटा। हम लोग किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, पी पॉइंट पे। इसका हाइट जो है वो y है मान लेते हैं। कहां से, सेंट्रल से, सेंट्रल से y हाइट पे ये पॉइंट लिए थीटा एंगल पे। तो यहां पर जो लाइट पहुंचेगा, हम लोग इस O को रेफरेंस मान लिए, O के ऊपर वाला पोर्शन से जो लाइट चल के P पे पहुंचेगा और O के नीचे वाले पॉइंट से चल के जो P पे पहुंचेगा, उसके बीच का पाथ डिफरेंस क्या हुआ। कोई भी एक लाइट ले लो, तो हम एक लिए ए पे, ए से चल के जो पी पे पहुंचा और बी से चल के जो, मैंने हम दो इस पोर्शन को दो पार्ट में बांट देख रहे, ऐसे समझिए। ये जो ओ पॉइंट के ऊपर है, इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, इसका थिकनेस हो गया a/2, मतलब ये वाला दूरी ओ से ए के बीच, ओ ए बराबर, हम यहां लिख दे रहे हैं, ओ ए बराबर कितना है, ओ ए बराबर है a/2, ठीक है ना। तो ओ और ए के बीच जैसा कुछ होगा, ठीक वैसा ही ओ और बी के बीच होगा। हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं, हम क्या किए कि ओ और ए के बीच का पार्ट डिफरेंस निकाले, मतलब जो लाइट ओ से चला उसके बीच और जो चला ए से उसके बीच, ये निकाले, या जो लाइट ओ से चला और बी से चला। मतलब एक हम लोग क्या किए, ए और ओ के बीच ले रहे हैं और ठीक उसका सिमेट्री होगा ओ और बी के बीच। तो मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, या तो ए और ओ के बीच लो, या
बी और ओ के बीच लो, पी पॉइंट के लिए दोनों बराबर है। अब आप देखिए डेल्टा एक्स ले रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स ऐसे लिख रहे हैं, पॉइंट्स एबव ओ इन स्लिट्स हैविंग symmetrical points below O, that is A is symmetrical to B, A is symmetrical to B। अब हम लोग डेल्टा एक्स ले रहे हैं, डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस यहां के लिए, पॉइंट पी के लिए, और है ना, फॉर पॉइंट पी डेल्टा एक्स बराबर जो थीटा एंगल पे लाइट चला वो पी पे पहुंचा ऐसा मान रहे हैं, फॉर पॉइंट पी डेल्टा एक्स बराबर ओपी माइनस एपी, ठीक है ना। अब इसके बिचले या इसके बिचले मान बराबर है, ओपी माइनस एपी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं या बीपी माइनस ओपी, एक ही बात है। ये सब कितना के बराबर आएगा, ये सब आ जाएगा, अगर आप ध्यान दें तो ये पाथ डिफरेंस हुआ, ये वाला, ये डेल्टा एक्स हुआ, या यहां पर ये डेल्टा एक्स हुआ। सब हम लोग बात कर चुके हैं वाईडीएससी में इस तरह का सिचुएशन। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यानी ये थीटा है, ये a/2 है तो ये a/2 साइन थीटा है, अलग से दिखा रहा है, देख लो जी। एक लाइट यहां से चला था, एक यहां से चला था, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ये है, यही है डेल्टा एक्स। कितना हो जाएगा ये a/2 साइन थीटा, a/2 साइन थीटा, ठीक है। सोचिए कि यहां पर मैक्सिमा था तो फिर इसके जस्ट ऊपर मिनिमा कहां पे होगा, चेक कर ले रहे हैं। तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम से कम। यहां पर पाथ डिफरेंस 0 था तो 0 के बाद पहला मिनिमा कहां पे मिलेगा, λ/2 पे, तो हम लिख रहे हैं यानी फॉर मिनिमा a/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया a साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, a साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। नोट करिए, कंडीशन आ रहा है a साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये पहला कंडीशन आया। यानी इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू λ/a। याद करो ये फॉर्मूला जब हम वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में अंतर समझा रहे थे तो यहीं से समझाए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू λ/a। अगर लैम्डा a के कंपेरेबल हुआ, लैम्डा अगर a के कंपेरेबल हुआ तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा का सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगा। और अगर लैम्डा के तुलना में a बहुत बड़ा है, a बहुत बड़ा है तो λ/a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थीटा 0 हो जाएगा। और उस केस में जब थीटा 0 हो जाएगा तो कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलेगा नहीं। यानी डिफ्रैक्शन कब मिल रहा है, जब स्लिट के विड्थ के तुलना में लैम्डा का वैल्यू कंपेरेबल हो ना। यानी लैम्डा अगर a के कंपेरेबल है तो यही सब चीज को हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, और लैम्डा अगर a की तुलना में बहुत छोटा है तो यही चीज को हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ऐसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहां पर आप ये देख लीजिए, ये मिनिमा के लिए कंडीशन आ गया,
सही है, आगे बढ़ते हैं, पहले ये नोट करिए। नेक्स्ट में अब अगला मैक्सिमा मिनिमा कहां मिलेगा, मैक्सिमा, अगला मैक्सिमा कहां मिलेगा और फिर अगला मिनिमा कहां मिलेगा। तो अब देखिए, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, देखो जी नाम पर ध्यान देना है, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो मिलेगा वो सेकेंडरी मिलेगा। तो सेकेंडरी में भी फर्स्ट सेकेंडरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड सेकेंडरी ऐसे लेना होता है। तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हम क्या करते हैं कि इस पूरे स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिफ्रेक्शन पैटर्न को समझने के लिए जो बीच का स्लिट है थोड़ा बड़ा स्लिट बनाया जाए, जो ज्यादा हम आसानी से चीजों को समझ सकें। केवल समझाने के लिए हम स्लिट का विड्थ बड़ा ले रहे हैं, इतना बड़ा स्लिट का विड्थ ले रहे हैं, ये केवल समझाने के लिए ले रहे हैं। ये बहुत पतला स्लिट है ना। अब यहां पर वेव फ्रंट है, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, इस तरह से आप समझ लो, इस तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है ना। ये सेंट्रल पॉइंट है ओ, लेकिन हम इस फिगर को 3 भाग में बांट रहे हैं, 3 भाग में। जैसे ये एक भाग यहां तक, इसको फर्स्ट पोर्शन, फिर यहां तक सेकेंड पोर्शन, और यहां तक थर्ड पोर्शन। और ये स्क्रीन है हमारा, ठीक है। और यहां तो खैर सेंट्रल पॉइंट सी है और ये पी मान लिए कहीं पर। अब यहां पे अगर मैक्सिमा है तो कैसे मैक्सिमा आया होगा, 2 भाग में बांटने से क्या हो रहा था, ऊपर वाले पॉइंट में जो 2 भाग में जब हम बांट रहे थे, सोचना केवल 2 भाग में जब स्लिट को बांट रहे थे 1 और 2 में, तो ऊपर वाला का जो भी इंटरफेरेंस यहां पर था, नीचे वाले से जो भी इंटरफेरेंस था, वो मिलके कैंसिल हो जा रहा था, माने इंटेंसिटी 0 हो जा रहा था। क्योंकि ऊपर वाला के लिए पाथ डिफरेंस, हर एक ऊपर वाले पॉइंट के लिए नीचे एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण यहां पर पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, λ/2 हो रहा है। हर एक ऊपर वाला के कोरेस्पॉन्डिंग नीचे एक पॉइंट है जिसके वजह से पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, λ/2 हो रहा है, और नेट इंटेंसिटी यहां पे 0 हो रहा है। अब हम इसको 3 भाग में काट दें। 3 भाग में काटने से अब ये हुआ कि फर्स्ट पोर्शन के पॉइंट्स के कोरेस्पॉन्डिंग सेकेंड पोर्शन में पॉइंट्स है जिसके वजह से पाथ डिफरेंस λ/2 हो रहा है, और पी पॉइंट पे अगेन इंटेंसिटी 0 हो रहा है। लेकिन जो थर्ड पोर्शन बच गया, इस थर्ड पोर्शन के सोर्स से जो लाइट जाएगा उसका तो इंटेंसिटी यहां पे मैक्सिमम हो जाएगा, उसका तो इंटेंसिटी यहां पे रहेगा, वो तो 0 होगा नहीं। फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले से कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्ट बच गया ना। तो यहां जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, अब देखिए यहां पर ये पाथ डिफरेंस यहां निकालो। तो हम यहां लिखे रहेंगे फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा slits is divided into 3 parts so that first and second part cancel each other, but due to third part intensity at point P is maximum। क्यों कैंसिल किया, जैसे अभी इसके पहले वाले केस में हम देखे कि फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड किए, तो ऊपर वाले पार्ट्स
के कोरेस्पॉन्डिंग जो जो पॉइंट है, और नीचे उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो नीचे वाला पॉइंट है, वो सबका पाथ डिफरेंस λ/2 आ रहा है, और सब कैंसिल होकर इंटेंसिटी क्या कर दिया, 0 कर दिया। लेकिन यहां पे 3 पार्ट में बांटने से ये हुआ कि एक पार्ट हमको बच गया। अब यहां पर डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स देखिए 3 पोर्शन में इस फिगर को हम बांटे हैं, ये सब। तो अब ये दूरी कितना हुआ जी, 3 पोर्शन में बांटे तो ये दूरी हो गया a/3, और ये एंगल अगर थीटा है, तो हम यह फिगर को ऐसे दिखा रहे हैं अलग से। देखिए ये a/3 हुआ, ये भी थीटा, तो ये a/3 sin थीटा हुआ। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे a/3 sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। a/3 sin थीटा आ गया पार्ट डिफरेंस। एक मिनट a/3 sin थीटा है ना, और ये ये दोनों तो आपस में कैंसिल हुआ ना, तो a/3 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2, और a sin थीटा हो गया 3 λ/2, तभी ना कैंसिल हुआ। हम यहां पर कंडीशन मिनिमा कहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पॉइंट आपस में, फर्स्ट पोर्शन और सेकेंड पोर्शन आपस में कैंसिल हो रहा है पी पॉइंट के लिए, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, λ/2। तो a/3 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2, और a sin थीटा इज इक्वल टू 3 λ/2, यानी sin थीटा इज इक्वल टू अगर 3 λ/2 है, तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैंसिल केवल फर्स्ट और सेकेंड आपस में हो रहा है, थर्ड को कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, इसलिए P पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 नहीं है अगर ये कंडीशन हम लेते हैं तो, यानी sin थीटा कितना आ गया, 3 λ/2। चलिए अब अगला मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि अगला मिनिमा के लिए क्या करेंगे। और सेकेंड मिनिमा है ना, फॉर सेकेंड मिनिमा आगे बढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन आया था, आगे बढ़ते हैं। फॉर सेकेंड मिनिमा, और सेकेंड मिनिमा देखो जी, अब बस तुरंत समझ जाइएगा। फिर सेकेंड मिनिमा के लिए क्या करेंगे, ये जो स्क्रीन यहां पर है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, और यहां पर जो जो पॉइंट है उसको हम 4 भाग में बांट दिए, 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। क्या लिखेंगे, नाउ slits is divided into 4 equal parts, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट पोर्शन और सेकेंड पोर्शन आपस में पी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस λ/2 करेगा, उसी तरह से थर्ड और फोर्थ भी आपस में यहां पर पार्ट डिफरेंस λ/2 करेगा, और हर पार्ट डिफरेंस λ/2 होने पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब ये इवन में है, देखिए कर क्या रहे हैं, मैक्सिमा के लिए स्लिट्स को ऑड पार्ट्स में बांटे, और मिनिमा के लिए स्लिट्स को इवन में बांटे। क्यों, इवन में बांटेंगे तभी ना 2 मिलके कैंसिल करेगा, 1 2 के साथ मिलके कैंसिल किया, फिर 3 4 के साथ मिलके कैंसिल किया, और पार्ट डिफरेंस λ/2 किया, जिससे कि इंटेंसिटी कैंसिल होकर 0 हो गया। यानी फर्स्ट जो है सेकेंड के साथ λ/2 पार्ट डिफरेंस रखेगा, थर्ड जो है फोर्थ के साथ पार्ट डिफरेंस λ/2 रखेगा, और फिर पी पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस बार अगर आप ये स्लिट इतना दूर का विड्थ देखेंगे तो ये हो गया इस बार a/4, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, डेल्टा एक्स बराबर a/4 sin थीटा, और ये λ/2 आया, और a sin थीटा आ गया
2 लैम्डा, है ना। अब आप देखिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा लैम्डा, सेकेंड मिनिमा के लिए ए साइन थीटा 2 लैम्डा। तो सिमिलरली और nth मिनिमा ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई ए। और इसी को हम लोग साइन थीटा को, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को टेन थीटा और टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एन लेमडा बाई ए। ये कंडीशन किसके लिए आया? ये कंडीशन आ गया फॉर मिनिमा, ये नोट करिए, फिर सवाल कराएंगे तो ज्यादा पता चलेगा क्या हो रहा है। ये मिनिमा के लिए कंडीशन हो गया जी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में हम लोग कर रहे हैं और सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, और सेकेंडरी मैक्सिमा। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना होगा। फर्स्ट के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किए, और कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे? ऑड में 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्प्लिट्स इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट्स आपस में कैंसिल हो जाएगा और 1 पार्ट्स के लिए इंटेंसिटी बच जाएगा। तो इस बार डेल्टा एक्स बराबर हम लिखेंगे a बाई 5 साइन थीटा, और ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2 के, क्योंकि कैंसिल तो हो रहा है, डिफरेंस लैम्डा बाई 2 नहीं है। जो फर्स्ट सेकेंड से कैंसिल हुआ है ना, थर्ड फोर्थ से कैंसिल हुआ और 5वां बच गया, तो कैंसिल हुआ तो पार्ट डिफरेंस क्या रहेगा? लैम्डा बाई 2, यानी a साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2। मतलब फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, और सिमिलरली कर लेते हैं, सिमिलरली फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? पहला के लिए 3 लैम्डा बाई 2, दूसरा के लिए 5 लैम्डा बाई 2, फिर अगला के लिए 7 लैम्डा बाई 2। तो एनए के लिए कितना? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यानी साइन थीटा को थीटा कहो या टेन थीटा कहो, ये सब कितना आ गया? ये सब आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ए। ये कंडीशन अपने को आ गया किसके लिए? ये कंडीशन आ गया फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसी पे सवाल रहेगा और कुछ नहीं। लिख लीजिए, मिटा दें। अब आ जाइए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पर। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ध्यान दीजिएगा, ये अपना स्लीट है और ये सामने स्क्रीन है।
सेंटर पे इधर मान लो इंटेंसिटी को दिखा रहे हैं, इस लाइन पे इंटेंसिटी दिखा रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये जो सेंट्रल पॉइंट सी था यहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और फिर ये घट के 0 हुआ होगा, फिर ये घट के 0 हुआ होगा, फिर मैक्सिमम हुआ होगा। देखिए अब यहां पर पहला मिनिमा मिला, तो एंगुलर विड्थ हम लोग निकाल चुके हैं पहला मिनिमा के लिए थीटा, ये θ1 कर लिए, है ना। तो θ1 कितना होता है फॉर फर्स्ट मिनिमा, साइन θ1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, या सिंपली इसी को θ1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए कर लो। तो एंगुलर विड्थ की अगर बात करेंगे तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो गया जी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, यहां से इसको मिला दिए, यहां से लेके यहां तक पूरा सेंट्रल मैक्सिमा था, ये पूरा यहां से यहां तक सेंट्रल मैक्सिमा है, इधर θ1, इधर भी θ1 नीचे, तो ऊपर भी θ1 नीचे भी θ1, यानी टोटल कितना हो गया 2θ1, यानी 2 लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए। ये सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ हो गया। ये अपना, ये क्या है, ये है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये क्या है, ये है सेकेंडरी मैक्सिमा। उसी तरह से नीचे भी हम लोग ले सकते हैं, ये हमारा नीचे में ये भी हो गया फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ दे कि एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या, इधर लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ नहीं, एंगुलर पोजीशन, सॉरी विड्थ तो फिर पूरा हो गया, एंगुलर पोजीशन कर रहे हैं हम लोग, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का ये पोजीशन है, तो यहां से इसको मिलाओगे, ये एंगल अगर थीटा मैक्स है, या कुछ और नाम दे दो इसको, θ-1 कर दो, मैक्सिमम का कुछ ऐसा करो, इसका नाम θ1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन θ1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a, और θ1 इज इक्वल टू भी 3 लैम्डा बाई 2a। तो हम किसी का भी पोजीशन निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। अगर कहेगा कि फर्स्ट मिनिमा के लिए निकाले, जैसे फर्स्ट ये जो विड्थ था, ये फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन था, ये भी नीचे फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन था, इसके बीच का विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ हो गया। अगर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ पूछेगा तो फर्स्ट मिनिमा और सेकेंड मिनिमा के बीच का विड्थ निकाल देंगे, यानी θ1 यहां तक है, यहां तक जाके θ2 हो जाएगा, यानी θ2 माइनस θ1। बात समझ रहे हैं, एक बार हम इसको दिखा देते हैं, फाइनली आपको आसान रहेगा करने में, नोट कर लीजिए।
अलग अलग थीटा पे क्या क्या हो रहा है ये दिख जाएगा। एंगल के टर्म्स में लिख रहे इस थीटा पे, यानी थीटा के अलग अलग वैल्यू पे क्या मिल रहा है उसको हम एक अलग से ग्राफ में दिखा रहे हैं आपके सहूलियत के लिए। जैसे ये देखो, इधर इंटेंसिटी ले लिया और इधर थीटा ले लिया, देखते जाइए। और छोटा होता जाएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमा घटते जा रहा है ना, ऐसा कुछ है। घटते जा रहा है। ये थीटा बराबर 0 डिग्री पर मैक्सिमम मिला था, थीटा बराबर लैम्डा बाई ए पे मिनिमम मिला, फिर थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2a, फिर ये 2 लैम्डा बाई a है ना, फिर ये 5 लैम्डा बाई 2a, फिर ये 3 लैम्डा बाई a, फिर ये 7 लैम्डा बाई 2a और ये 4 लैम्डा बाई a। अब आप देखते जाइए अलग अलग थीटा के वैल्यू पे मैक्सिमा। इसी तरह से इधर भी करेंगे, इधर माइनस में ले लो माइनस लैम्डा बाई a, इधर क्या हो गया, इधर हो गया -3 लैम्डा बाई a, ये क्या आ गया 2 लैम्डा बाई a माइनस में। इस तरह से करते जाएंगे। ये अपना सेंट्रल मैक्सिमा है, स्क्रीन को हम ऐसे रख के दिखा रहे हैं आसानी से आप देख पाए समझ पाए इसके लिए। फिर ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। अब अगर मान लीजिए कुछ भी पूछ रहा है हमको पूछ रहा है कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ, तो यहां से यहां तक का विड्थ क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए, ये विड्थ हो गया। तो किसी भी मैक्सिमा का विड्थ लैम्डा बाई ए ही है, देख रहे हैं ना, हाइट कम होता जा रहा है। अब अलग अलग पोजीशन, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एंगल कितना है 3 लैम्डा बाई 2a, सेकेंड के लिए क्या है 5 लैम्डा बाई 2a, थर्ड के लिए क्या है 7 लैम्डा बाई 2a। इस तरह का पैटर्न हमको दिखाई देगा और बाकी सवाल करके देखते हैं, अपने आप पता चलेगा क्या करना है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नोट करिए आप क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कुछ नोट किया जाए। देखो, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक बस सैंपल के लिए आपको सवाल करा रहे हैं। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लिख लीजिए सवाल आप। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometer is incident normally on a slit of width a, माने स्लिट का विड्थ a दिया हुआ है ना। if the distance between the slits and the screen, ऐसा कुछ दिया हुआ है सवाल में, तो फिगर नहीं दिया है, मतलब हम बना के दिखा रहे हैं। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये स्क्रीन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 0.8 मीटर, if the distance between the slit and the screen is 0.8 meter and the distance of the
and the distance of the second order maxima from the center of the screen, from the center of the screen is 15 mm. है ना. कैलकुलेट द विड्थ ऑफ स्लिट ए. कैलकुलेट द विड्थ ऑफ स्लिट ए. जो स्लिट है उसका विड्थ निकालना है. मतलब ये जो ए है ये निकालना है कि ए कितना होगा. ये 0.8 मीटर दिया हुआ है जी. और सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा कहां पे मिला है? 15 mm पे. कहां से? सेंट्रल पॉइंट सी से. तो सुन लीजिए भाई, यहां पे सेकेंड ऑर्डर मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा है ना. सेकेंडरी मैक्सिमा यहां पे मिला. आप याद करिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए थीटा क्या होता है? पहला फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा बाई 2 है. सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए थीटा होता है 5 लैम्डा बाई 2 है. और ये डिस्टेंस y अपने को दिया हुआ है और ये 0.8 मीटर दिया हुआ है. तो tan थीटा हम लोग क्या लिखेंगे? कोई भी सवाल हम लिखाएं तो पहले वीडियो रोक के खुद से ट्राई करना चाहिए, फिर आप वीडियो देखिए कि क्या हम बनाए. tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी. तो y अपॉन 0.8. tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू y यानी 15 mm यानी 10 टू द पावर -3. 0.8 है. बोलिए थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा हम निकाल चुके हैं 5 लैम्डा बाई 2 है. 5 लैम्डा बाई 2 है. क्यों 5 लैम्डा बाई 2 है? क्योंकि ये सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन दिया है. 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.8. और लैम्डा कितना है? लैम्डा आपको 600 नैनोमीटर दिया हुआ है, यानी 600 इंटू 10 टू द पावर -9. 600 इंटू 10 टू द पावर -9. इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ये सवाल. ठीक है, ऐसे ही सवाल रहेगा. किसी में मिनिमा का पोजीशन रहेगा, किसी में मैक्सिमा का पोजीशन रहेगा. बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. जो पैकेज मिला हुआ है डिफ्रैक्शन का वो बना लेना है, इस पर आधारित है. और फिर जो है हम लोग आगे बात करेंगे. अभी हम पोलराइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना. वो हम पढ़ा देंगे अभी. पोलराइजेशन, ठीक है, ये मिटा दें. पोलराइजेशन, देखो पोलराइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ा हम लाइट के बारे में बात करें कि लाइट दो तरह का है, अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट. तो ये अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में क्या अंतर है, पहले वहीं से शुरू करते हैं. तो हम लोग पहले लिखेंगे अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट, देखिए अगर लाइट का वाइब्रेशन मल्टीपल प्लेन में हो, डिफरेंट प्लेन्स में लाइट अगर वाइब्रेट कर रहा है, तो ऐसे लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे. कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये हर तरफ लाइट वाइब्रेट कर रहा है. लाइट के वाइब्रेशन का मतलब हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, कि लाइट के प्रोपेगेशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है. तो उसी वाइब्रेशन को हम लाइट का वाइब्रेशन बोल रहे हैं यहां पर. तो लाइट का वाइब्रेशन अगर डिफरेंट प्लेन्स में हो तो ऐसे लाइट को हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट. लिखेंगे एक लाइन, इफ लाइट वाइब्रेट्स, लिखते चलिए,
if light vibrates in different planes, if light vibrates in different plane during its propagation, then the light is called unpolarized light. Then the light is called unpolarized light. जैसे ये unpolarized light हुआ, unpolarized light हुआ। और भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए लाइट का प्रोपेगेशन ये हुआ, ये प्रोपेगेशन है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट है ये। और लाइट का वाइब्रेशन कुछ ऐसा हो रहा है, इधर वाइब्रेट कर रहा है लाइट, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, साथ साथ ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे। ये डॉट लाइन से हम क्या दिखा रहा है, डॉट से क्या दिखा रहा है, डॉट पॉइंट से डॉट ये दिखा रहा है कि ये इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, और ये एरो दिखा रहा है कि इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। तो इस प्लेन में भी वाइब्रेशन है और इस प्लेन में भी वाइब्रेशन है, तो एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, तो ऐसा लाइट को कहेंगे अनपोलराइज्ड। ये भी अनपोलराइज्ड लाइट हुआ। ऐसा जहां बना रहेगा उसको हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट ही बोलेंगे। ये भी अनपोलराइज्ड, ये भी अनपोलराइज्ड, समझ गए? अब पोलराइज्ड लाइट क्या है उस पर बात करें। नेक्स्ट में देखिए, सॉरी, दूसरा हो गया पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, अगर लाइट के प्रोपेगेशन में लाइट का वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में हो, एक ही प्लेन में लाइट वाइब्रेट करे, तो ऐसे लाइट को हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट, है ना। लिखेंगे इसी बात को, इफ लाइट वाइब्रेट्स इन ए सिंगल प्लेन, if light vibrates in a single plane during its propagation, then the light is called polarized light. Then the light is called polarized light. क्या बोले? If light vibrates in a single plane during its propagation, if light vibrates in a single plane during its propagation, then the light is called polarized light. जैसे ये हो गया प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। और लाइट का वाइब्रेशन केवल इस प्लेन में है, केवल इसी प्लेन में लाइट वाइब्रेट कर रहा है। ऐसा इसी प्लेन में लाइट का वाइब्रेशन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, या ऐसे भी हो सकता है सिंपली, सॉरी यार, इसी को ऐसे दिखा दें। ये मान लीजिए प्रोपेगेशन है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है ये, और इसी में हम लोग ऐसा दिखा दें अगर कि लाइट ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, लाइट का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, डॉट से दिखा रहे हैं। ये डॉट का मतलब आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि भाई केवल लाइट इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे इस प्लेन में,
है ना। ये क्या हो गया, ये भी पोलराइज्ड लाइट हुआ, पोलराइज्ड लाइट हुआ। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में क्या अंतर है वो हम लोग सीखने का प्रयास किए। तो हम लोग पोलराइज्ड लाइट बनाते कैसे, अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बना देते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बनाने का जो घटना है उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। लिखेंगे इस बात को, अब हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन का। When unpolarized light is converted into polarized light, then the phenomena is called polarization. Then the phenomena is called polarization of light. Phenomena is called polarization of. सही है। जैसे इस बात को समझने के लिए कुछ उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, देखिए सपोज करिए हमारे पास एक ऐसा अनपोलराइज्ड लाइट, इस तरह का अनपोलराइज्ड लाइट है हमारे पास। ठीक है, ये अपना अनपोलराइज्ड लाइट है। इसके सामने हम लोग क्या किए कि एक ऐसा पोलराइजर लिए, इसको बोलते हैं पोलराइजर। इसके बीच में ऐसा एक स्लॉट बना हुआ, ऐसा एक स्लिट बना हुआ इस तरह, और बाकी तो इस तरह का है। तो ये क्या करता है कि ये जो वाइब्रेशन है इस वाइब्रेशन को पास करने देता है, जबकि इस वाइब्रेशन को ये पास करने नहीं देता है, क्योंकि स्लिट इसके अलोंग है। यानी यहां से जो लाइट निकलेगा वो कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा। क्योंकि ये स्लिट क्या किया, ये जो आपके सामने जो पोलराइजर लगा हुआ है वो डॉट वाला जो वाइब्रेशन हम दिखा रहे हैं, यानी ये इस प्लेन में जो वाइब्रेशन दिखा रहे हैं उस वाइब्रेशन को रोक दिया, केवल इस वाइब्रेशन को पास करने दिया। तो हमको जो अनपोलराइज्ड लाइट था वो क्या बन गया, पोलराइज्ड लाइट बन गया। इसी तरह से अगर हम यहां पे ऐसा कुछ करें, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, और यहां पर इसके सामने जो हम लोग ले रहे हैं इसमें हम ऐसा बना दिए, ये ऐसा स्लॉट बना दिए।
ये करेगा क्या करेगा, ये इस वाले वाइब्रेशन को रोक दे रहा है ना। अब ये जो वाइब्रेशन है, माने इधर अगर हम y एक्सिस मान लें और इधर अगर x एक्सिस मान लें, तो ये y वाले वाइब्रेशन को रोक रहा है। अब इधर पास कौन सा करेगा, क्योंकि अब स्लिट इसके एलोंग बना हुआ है, तो इसके एलोंग वाला वाइब्रेशन पास करेगा। ये प्रोपेगेशन है, ये वाला वाइब्रेशन केवल पास कर रहा है इस बार। ये जो है इस तरह से अपना पोलराइज्ड लाइट निकल पाया। ठीक है, तो ये कहानी है। ये स्लिट ऐसे बनाए हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे स्लिट बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ। ये ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, ये देखो। ब्रूस्टर का लॉ था कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, ये सपोज करिए इधर डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है लाइट, ऐसा कुछ सिचुएशन बनाओ। ये लाइट है और ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये अनपोलराइज्ड लाइट। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इतना रखें, आई बी मान लो। ये माने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना रखा जाए कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सच दैट the reflected and refracted ray is perpendicular to each other, then reflected ray is polarized light. अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है ये बिल्कुल पोलराइज हो जाएगा, मतलब ऐसा ये पोलराइज्ड लाइट बन जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज होता है, पार्शियली पोलराइज होता है। ये मतलब ये भी एक तरह से अनपोलराइज ही रह गया, ये अनपोलराइज ही रह गया। ये बन गया पोलराइज्ड, ये बन गया ये अनपोलराइज ही रहा, और ये पोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड। तो लॉ क्या कह रहा है, ये लॉ है अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए। क्या लॉ है भाई, कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट passes from one medium to other medium such that angle of incidence is taken in such a way the reflected and refracted ray is are perpendicular to each other, then the polarized light, then the reflected ray is polarized. ये reflected ray, reflected ray, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। कहना यह था कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ इस तरह से रखें कि रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना ले, तो ऐसे परिस्थिति में रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हो जाएगा, और इसी घटना को, इसी लॉ को हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। और ये जो एंगल है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये हुआ, उस एंगल को बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। क्या करेंगे, लिखेंगे इस बात को, तो लिखिए
the law states when unpolarized light incident on boundary of denser medium at such a angle such a angle of incidence so that refracted and reflected rays are perpendicular to each other then reflected ray becomes polarized, while refracted ray is partially polarized, ठीक है ना, ये बात है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बनाने का ये भी एक तरीका हुआ। अब ये एंगल लिखेंगे पोलराइज्ड। अब यहां से ये एंगल निकाल दें अगर हम लोग, साइन आई बी अपॉन, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये आई बी है तो ये भी आई बी है, और ये आपस में 90 डिग्री है, तो कितना हो गया, आई बी प्लस 90 प्लस आर, ये आर होगा ना, यहां लिख देते हैं आई बी प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180, यानी आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई बी ना। तो साइन आई बी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर, म्यू टू बाय म्यू वन ना, यानी साइन आई बी अपॉन साइन 90 माइनस आई बी बराबर म्यू डी बाई म्यू आर। ये क्या गया, tan आई बी इज इक्वल टू म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर। ये आई बी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं। तो अगर ब्रूस्टर्स एंगल पूछ दिया तो आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है, tan आई बी इज इक्वल टू म्यू डी बाई म्यू आर। नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लॉ है मालूज लॉ, वो पढ़ेंगे। पोलराइजेशन में इतना ही बचा हुआ है, मालूज लॉ। मालूज लॉ, ये लॉ क्या है वो समझो पहले आप।
जैसे क्या होता है कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, एक अनपोलराइज्ड लाइट, मान लीजिए ये अनपोलराइज्ड लाइट, चारों तरफ लाइट निकल रहा होगा, ये है अनपोलराइज्ड, इंटेंसिटी इसका आई नॉट हो गया, आई नॉट हम लिख रहे हैं यहां पर जी, आई नॉट लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। अब यहां पर हम क्या किए कि एक ऐसा पोलराइजर लगा दिए, ये पोलराइजर लगा दिए, ठीक है। तो इससे जो लाइट निकला, ये लाइट निकला यहां से, इसका इंटेंसिटी आई है, ये हो गया, ये हो गया पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइजर है। अब इस पोलराइजर को हम घुमा रहे हैं ऐसे, इस पोलराइजर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया ऐसे, माने आप सोचो कि थोड़ा सा इस पोलराइजर को हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, कुछ ऐसे, तो ये भी इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, सही। क्या हुआ वो देखना है। अब जो पोलराइजर का एक्सिस है वो ये है, अब जो पोलराइजर का एक्सिस है वो ये पोलराइजर का एक्सिस अब ये हो गया, मतलब ये थीटा से घूम गया, थीटा से घूम गया। तो जो इंटेंसिटी अब है इसका, वो क्या हो गया, अगर पोलराइजर थीटा एंगल से घूम जाए तो एम्पलीट्यूड भी थीटा के फैक्टर में चेंज हो जाएगा। देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, जैसे इसका इंटेंसिटी आई नॉट है ऐसे समझो, और आई मान लेते हैं, आई है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब सुन लीजिए, नीचे लिखेंगे व्हेन पोलराइजर इज रोटेटेड, अलग से लिखो यार, थोड़ा स्पीकर को छोटा कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, व्हेन पोलराइजर is rotated by an, if polarizer rotated by an angle theta in its plane, अपने ही प्लेन में, in its plane, then amplitude becomes
बिकम्स ए कॉस थीटा, एम्पलीट्यूड बिकम्स ए कॉस थीटा। क्यों बोल रहे हैं यहां देखिए, ए, वेयर ए क्या है, वेयर ए है एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। सोच लीजिए क्या हुआ कि जैसे इस प्लेन में अगर एम्पलीट्यूड ए है तो इस प्लेन में एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये अगर ए है तो इस प्लेन में ये ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। एम्पलीट्यूड ए से ए कॉस थीटा हो गया। अच्छा, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है। अब अगर आई पी इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड intensity of polarized light after rotation of polarizer then क्या हो जाएगा, then इधर लिख रहे हैं then IP proportional a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब अगर IP और I को कंपेयर करेंगे और I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड कर दो तो IP अपॉन I बराबर cos स्क्वायर थीटा, यानी IP बराबर I cos स्क्वायर थीटा। आईपी क्या गया, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम बोलते हैं मालूज लॉ। मालूज लॉ ये है कि अगर पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी आई है, ये आई किसका इंटेंसिटी है, ध्यान दीजिएगा, लिखे होंगे कहीं आई है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो अगर आई पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी है और पोलराइजर को थीटा एंगल से घुमा देंगे तो पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा के फैक्टर से चेंज हो जाएगा। इसी लॉ को हम बोलते हैं मालूज लॉ। चाहे तो इस लॉ को हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। लिखिए, हो गया, नीचे लिखो। So the law states when polarizer rotates by an angle theta in its plane, then the intensity of polarized light changes by the factor of cos square theta, ठीक है। अब सुन लीजिए एक और बात, आई तो पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी है, अगर आपको आई नॉट दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तो आई नॉट और आई में रिलेशन क्या होगा ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएं। जैसे कोई प्लेन है ये, इस प्लेन में चारों तरफ लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसका नेट इंटेंसिटी किधर होगा, नेट, ए नेट इधर होगा। अगर सिमेट्री है ए नेट इधर हुआ, ए नेट, यानी आई नॉट प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए नेट के, नेट इंटेंसिटी इधर है। अब क्या है, ए नेट के स्क्वायर के, फॉर, ये हो गया फॉर अनपोलराइज्ड लाइट,
अनपोलराइज्ड लाइट। अब क्या होगा कि पोलराइज्ड लाइट में ये वाला फ्लक्चुएशन है, तो जो नेट फ्लक्चुएशन इधर है वो वाला इस पे चला गया ना पोलराइजर से पास करने के बाद। तो ऐसा हम लोग दिखा भी सकते हैं, जैसे ये आई नॉट था, चारों तरफ था, इसका नेट इफेक्ट किसी प्लेन में 45 डिग्री एंगल पे होगा नेट, चूंकि सिमेट्री है। तो अब जो होगा फॉर पोलराइज्ड लाइट क्या करेंगे, पोलराइज्ड लाइट, यहां से अगर हम एक ये बना के इसको, इस लाइट को बाहर निकालते हैं, केवल ये वाला लाइट बाहर निकलता है, इसका इंटेंसिटी हो जाएगा ए नेट कॉस 45 डिग्री, इसका इंटेंसिटी हो जाएगा ए नेट कॉस 45 डिग्री। तो आई पोलराइज का क्या होगा, आई प्रोपोर्शनल ए नेट कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। सिमेट्री से देखिए, हम क्या किए, किसी एक एक्सिस के अलाउंग केवल छोड़े हैं, बाकी को कैंसिल कर दिए। तो जो नेट इंटेंसिटी ये रहा होगा, उसका y में कंपोनेंट क्या हो गया, a cos 45। तो I प्रोपोर्शनल ये हो गया, यानी I प्रोपोर्शनल, अगर I और I नॉट को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी I अपॉन I नॉट बराबर cos स्क्वायर 45 डिग्री और I बराबर I नॉट बाई 2। मतलब ये हुआ, सो IP निकालने का फॉर्मूला हो गया I cos स्क्वायर थीटा तो है ही, इसी को I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी दे दिया है सवाल में, तो I cos स्क्वायर थीटा लगाओ। अगर अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी दिया है तो I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा लगाना है, और इस तरह से आपका पोलराइजेशन का सवाल कोई भी बन जाएगा। तो ये था पोलराइजेशन का स्टोरी। इस पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग मालूज लॉ पे। वैसे बहुत सिंपल सवाल होगा, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए आपको हम क्वेश्चन करा दें। लिखिए, two polarites, क्वेश्चन एक लिखना है, लिखो टू पोलराइड्स, पोलराइजर, पोलराइड्स मतलब पोलराइजर, POLAROIDS, पोलराइड्स या पोलराइजर जो कहिए एक ही बात है, पोलराइजर है ना। क्रॉसेस टू ईच अदर, क्रॉसेस टू ईच अदर, क्रॉसेस टू ईच अदर। नाउ वन ऑफ देम is rotated through, now one of them is rotated through 60 degree. Now one of them is rotated through 60 degree. What percentage of incident polarized light, what percentage of incident polarized light, what percentage of incident polarized light, incident unpolarized light, what percentage of incident unpolarized light will passes through the system, एकदम सिंपल है, बनाइए, will passes through the, कितना परसेंट सिस्टम से पास करेगा। दो पोलराइजर है, एक
की तुलना में दूसरा जो है 60 डिग्री पर घुमा हुआ है, तो इंसिडेंट का कितना परसेंट पास किया, यही सवाल है। अब आप सोचिए, जैसे ऐसा सिचुएशन है कि ये अपना अनपोलराइज्ड लाइट होगा, ये आई नॉट इंटेंसिटी का है, यहां से एक पोलराइजर ये है, ऐसा है ये एक, या पोलराइड्स इसी को बोल रहा है, पोलराइड्स, ये ऐसे, और दूसरा जो है इससे 60 डिग्री के एंगल पे घूम गया, दूसरा इससे 60 डिग्री के एंगल पे घूम गया। इसका इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो इससे जो पास करेगा उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 होगा। अभी बताए कि अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो जो इससे पोलराइज होकर निकलेगा उसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2, और फिर इससे जो निकलेगा उसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो इंटेंसिटी ऑफ फाइनल पोलराइज्ड लाइट क्या हो गया, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कितना परसेंट हुआ निकाल दीजिए, ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर 60, यानी आई नॉट बाई कॉस 61 बाई 2, तो आई नॉट बाई 8 नहीं, तो फाइनल परसेंटेज क्या हो गया, परसेंटेज जो पास किया परसेंटेज हो गया आई नॉट बाई 8 अपॉन आई नॉट, यानी 1/8 गुने 100 गुने 100, यानी 12.5%, 25/2 ना, 4 से, हाँ 12.5% पास किया। बोलिए, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का वीडियो था, इसको अब पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर सवाल करिए। पोलराइजेशन का भी सवाल होगा, ये सब बनाना है, बाकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके।